नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 3 खून का रिश्ता, जो भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। लेखक परिचय पहले हम जान लेते हैं। हिंदी साहित्याकाश में भीष्म साहनी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। आपका जन्म 8 अगस्त 1915 ईस्वी को रावलपिंडी में हुआ। आपके पिता का नाम हरवंशलाल था। आपने मॉस्को से विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में सन 1958 से 1963 तक अनुवादक के रूप में काम किया। आप दिल्ली कॉलेज में अंग्रेजी के वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर कार्यरत रहे। प्रवक्ता का अर्थ है लेक्चरर। आपकी विचार दृष्टि राष्ट्रीय एवं समाजपरक थी। आपने अपनी कहानियों में निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की कुंठाओं, निराशा, घुटन, असंगतियों का स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत किया। अपनी सामाजिक दृष्टि स्वस्थ एवं स्पष्ट है। आपकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 को हुई। आपकी प्रसिद्ध कहानियों में माता, विमाता, विमर, सिर का सदका, प्रोफेसर, अपने अपने बच्चे, खून का रिश्ता, चीफ की दावत आदि शामिल हैं। तमस आपका बहुचर्चित उपन्यास अर्थात नॉवल है। प्रस्तुत कहानी के बारे में बताया गया है कि इसमें भीष्म साहनी सगाई की रस्म, रिश्तेदारों की अहमियत, वीर जी का ₹1.25 में सगाई पर बल देना, मंगल सेन को अपनी हैसियत पर नाज होना, मंगल सिंह को अनंत सगाई में ले जाना, उनका आतिथ्य सत्कार, 1 चम्मच खो जाना, वीर जी का क्रोध प्रकट करना, मंगल सेन के साथ दुर्व्यवहार, प्रभा के भाई द्वारा चम्मच का वापस लाकर देना आदि घटनाओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान परिवेश में यह कहानी अत्यंत प्रासंगिक है, यानी इसकी वैल्यू है आज भी, और कहानी तत्वों पर यह खरी उतरती है। आज के चकाचौंध भरे माहौल में सरल विवाह की महत्ता तथा खून के रिश्तों एवं पारिवारिक रिश्तों को निभाने पर बल देने के उद्देश्य से इस कहानी का चयन किया गया है। तो आइए अब ये कहानी पढ़ लेते हैं। अगर कहानी पढ़ते समय आपको कोई वर्ड है जिसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। खाट की पाटी पर बैठा चाचा मंगल सेन हाथ में चिलम थामे सपने देख रहा था। खाट का मतलब है बेड, जो गांवों के अंदर बनाई जाता है, जिसके अंदर एक रस्सी से उसे बनाया जाता है, उसे खाट कहते हैं। तो वहाँ पे उसके पाटी पर यानी उसके कॉर्नर के ऊपर बैठे हुए हैं और अपने हाथ में चिलम ली हुई है। चिलम एक हुक्का या एक तंबाकू प्रोडक्ट को यूज़ करने का इंस्ट्रूमेंट होता है। उसने देखा कि वह समधियों के घर बैठा है। समधियों मतलब जहां आप अपने बच्चों की शादियां करते हैं, बेटा बेटी की, उनके जो परिवार में जो बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं या घर का हेड होता है, वो समधी कहलाते हैं। और वीर जी की सगाई हो रही है यानी एंगेजमेंट। उनकी पगड़ी पर केसर के छींटे हैं। पगड़ी जो वो सिर पर पहनते हैं, साफा। हाथ में दूध का गिलास है और वह घूंट घूंट करके पी रहा है। दूध पीते हुए कभी बादाम की गिरी मुंह में आ जाती है, कभी पिस्ते की यानी आलमंड एंड पिस्टैचू आ जाते हैं। बाबूजी पास खड़े समधियों से उनका परिचय करा रहे हैं। इंट्रोडक्शन। यह है मेरा चाचा ज़दा, छोटा भाई मंगल सेन। समधी मंगल सेन के चारों ओर घूम रहे हैं। उनमें से एक झुककर बड़े आग्रह से पूछता है, और दूध लाऊं चाचा जी? थोड़ा सा और। अच्छा ले आओ, आधा ग्लास, मंगल सेन कहता है और तर्जनी से यानी लिटिल फिंगर से गिलास के तले में शक्कर निकालकर चाट चाट कर खाने लगता है। तो ग्लास जो है मिल्क का होता है, उसके अंदर अगर हम शुगर ऐड करेंगे, शुगर नीचे चली जाती है। तो इसी तरह से बता रहे हैं कि वो उसके तले यानी नीचे जो शुगर बैठ गई उसको खा रहे हैं। मंगल सेन ने जीभ का चटकारा लिया और सिर हिलाया। तंबाकू की कड़वाहट से भरे मुंह में मिठास आ गई, मगर स्वप्न भंग हो गया। यानी मंगल सेन जो है वो अभी फ़िलहाल जो है वो चिलम पी रहे हैं, लेकिन वो सपना देख रहे होते हैं दूध पीने का। हल्की सी झुझुरी मंगल सेन के सारे बदन में दौड़ गई और मन सगाई पर जाने के लिए ललक उठा। वह स्वप्नों की बात नहीं थी,
आज सचमुच भतीजे की सगाई का दिन था। बस थोड़ी ही देर बाद सगे संबंधी घर आने लगेंगे। बाजा बजेगा, फिर आगे आगे बाबूजी और पीछे पीछे मंगल सेन और घर के अन्य संबंधी सभी सड़क पर चलते हुए समधियों के घर जाएंगे। मंगल सेन के लिए खाट पर बैठना असंभव हो गया, यानी अब उससे बैठा ही नहीं रहा जा रहा था। बदन में खून के छटाक भर था, मगर ऐसे उछलने लगा था कि बैठने नहीं देता था। एन उसी वक्त कोठरी में संतू आ पहुंचा। खाट पर बैठकर मंगल सेन के हाथ से चिलम लेते हुए बोला, तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे चाचा। चाचा संतू जो है वो उनका नौकर है। चाचा मंगल सेन के बदन में सिर से पांव तक लर्जिश हुई, पर यह सोचकर कि संतू खिलवाड़ कर रहा है, यानी हंसी मजाक कर रहा है, बोले, बड़ों के साथ मजाक नहीं करते। कई बार कहा है, मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें लेकर जाएंगे? किसी को भी नहीं ले जाएंगे। वीर जी कहते हैं कि सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे, यानी एंगेजमेंट करने के लिए पूरा परिवार नहीं जाएगा, केवल उनके फादर जाकर एंगेजमेंट करवाएंगे। वीर जी आए हैं। चाचा मंगल सेन के बदन में फिर से लर्जिश हुई और दिल धक धक करने लगा। संतू घर का पुराना नौकर था, क्योंकि क्या ठीक मालूम ठीक ही कहता हो, यानी वो सर्वेंट है। संतू, ऊपर चलो, सब खाना खा रहे हैं। संतू ने चिलम में 2 कश लगाए और फिर चिलम को ताक पर रखा और बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर एक बार घूमकर हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे चाचा, लगा लो शर्त 2-2 रुपए की। शर्त लगानी है? बस बक बक नहीं कर, जा अपना काम देख। ऊपर रसोई घर में सचमुच ही बहस चल रही थी। संतू ने गलत नहीं कहा था। रसोई घर में एक तरफ दीवार के साथ पीठ लगाए बाबूजी बैठे खाना खा रहे थे। चौके के एंड बीच में वीरजी और मनोरमा भाई बहन एक साथ एक ही थाली में खा रहे थे। माँ जी चूल्हे के सामने बैठी पराठे सेक रही थी। माँ बेटे को समझा रही थी, यही मौके खुशी के होते हैं बेटा, कोई पैसे का भूखा नहीं होता। केवल तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो संबंधी भी इसे अपना अपमान समझेंगे। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं वीर जी, जिनका एंगेजमेंट होने वाला है। उनके पापा, मम्मी और उनकी एक बहन बैठकर बातें कर रहे हैं। मैंने कह दिया माँ, मेरी सगाई 1.25 रुपये से होगी, यानी 1 रुपये 25 पैसे से, और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे। जो मंजूर नहीं है तो अभी से। बस आगे कुछ मत कहना, माँ ने झट से टोकते हुए कहा और फिर शुद्ध यानी गुस्सा होकर बोली, जो तुम्हारे मन में आए करो। आजकल कौन किसकी सुनता है। छोटा सा परिवार और इसमें भी कभी कोई काम ढंग से नहीं हुआ। मुझे तो पहले ही मालूम था तुम अपनी करोगे। अपनी क्यों करेगा, मैं कान खींचकर इसे मनवा लूँगा, बाबूजी ने बेटे की ओर देखते हुए बड़े दुलार से कहा। पर वीर जी खींच उठे, क्या आप खुद नहीं कहा करते थे कि शादी ब्याह पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए? अब अपने बेटे की सगाई का वक्त आया तो सिद्धांत ताक पर रखती है, यानी जो आपने रूल्स फॉलो करने के लिए कहा था वो अब आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो। बस आप अकेले जाइए और 1.25 रुपये लेकर सगाई डलवाइए। वाह जी, मैं क्यों ना जाऊँ, आजकल बहनें भी जाती हैं। मनोरमा सिर झटक कर बोली और वीर जी तुम इस मामले में चुप रहो। सुनो बेटा, मैं तुम्हारी बात न मेरी बात। बाबूजी बोले, केवल 5-7 संबंधी लेकर जाएंगे, कहोगे तो बाजा भी नहीं होगा। वहाँ उनसे कुछ मांगेंगे भी नहीं, जो समझे ठीक समझे दे दें, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर वीर जी तुनक कर कुछ कहने जा ही रहे थे, तब सीढ़ियों पर मंगल सेन के कदमों की आवाज़ आई। अच्छा, अभी मंगल सेन से कोई बात नहीं करना, खाना खा लो, फिर बातें होती रहेंगी, माँ जी ने कहा। 50 बरस की उम्र में मंगल सेन के बदन से सभी चूल्हे ढीले पड़ गए थे, यानी उनके जो जॉइंट्स थे वो ढीले हो गए थे। अब चलता तो उचक उचक कर हिचकोले खाता और सीढ़ियाँ चढ़ता तो पाँव घसीटकर बार बार छड़ी ठोकता हुआ। जब भी वह सड़क पर जा रहा होता, मोड़ पर का साइकिल वाला दुकानदार हमेशा मंगल सेन से मजाक करके कहता, आओ मंगल सेन जी, पेच कसते हैं। मंगल सेन और जवाब में मंगल सेन हमेशा उसे छड़ी दिखाकर कहता, अपने से बड़ों के साथ मजाक नहीं करते हैं, तू अपनी हैसियत तो देख।
मंगल सेन को अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था। किसी ज़माने में फ़ौज में रह चुके थे, आर्मी में, इस कारण अब भी सिर पर खाकी पगड़ी पहने थे। खाकी रंग की सरकारी रंग है। पटवारी से लेकर बड़े बड़े इंस्पेक्टर तक सभी खाकी पगड़ी पहनते हैं। इस पर ऊंचा खानदान और शहर के धनी मानी भाइयों के घर में रहना ऐठता नहीं तो क्या करता। दहलीज पर पहुंचकर मंगल सेन ने अंदर झाँका। खिचड़ी मूछें, रास्ता सस्ता तंबाकू पीते रहने के कारण पीली पड़ गई थी। घनी भौहों के बीच यानी आईब्रोज के बीच में दाईं आंख कुछ ज़्यादा खुली हुई थी और बाईं आंख कुछ ज़्यादा सिकुड़ी हुई थी। सामने के तीन दांत गायब थे। भौजाई जी, आप रोटी सेक रही हैं नौकरों के होते हुए। आओ मंगल सेन जी, आओ, ज़रा देखो तो यहाँ कौन बैठा है। नमस्ते चाचा जी, वीर जी ने बैठे बैठे कहा। उठकर चाचा जी को पाया लगन करो बेटा, तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है, बाबूजी ने बेटे को झिड़क कर कहा। वीर जी उठे और झुककर चाचा जी को पाए लगन किया। चाचा जी झेप गए। कोने में बैठा संतू, जो नल के पास बर्तन मलने लगा था, कंधे के पीछे मुंह छुपाए हंसने लगा। जीते रहो, बड़ी उम्र हो, मंगल सेन ने कहा और वीर जी के सिर पर इस गंभीरता से हाथ फेरा कि वीर जी के बाल बिखर गए। मनोरमा खिलखिलाकर हंसने लगी, यानी बहुत जोर से हंसने लगी। सगाई वाले दिन वीर जी खुद आ गए। वाह वाह, बैठ जा मंगल सेन, बहुत बातें नहीं करते, बाबूजी बोले। आप मेरी जगह बैठ जाइए चाचा जी, मैं दूसरी चटाई ले आऊँगा, वीर जी ने कहा। 2 मिनट खड़ा रहेगा तो मंगल सेन की टांगें नहीं टूट जाएंगी, बाबूजी बोले। ये खुद भी चटाई पकड़ सकता है। जाओ मंगल सेन, ज़रा टांगे हिलाओ और अपने लिए चटाई उठा लाओ। चटाई जो है उस पर बैठा जाता है, बैठने के लिए यूज़ होती है। माँ जी ने दांत तले होठ दबाया और घूर कर बाबूजी की ओर देखने लगी। नौकरों के सामने तो मंगल सेन के साथ इस तरह रुखाई से नहीं बोलना चाहिए। आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ लिहाज करना चाहिए। मंगल सेन छज्जे से चटाई उठाने लगा। छज्जा मतलब कार्निस। दरवाजे के पास पहुंचकर नौकर की पीठ के पीछे से गुजरने लगा तो संतू ने हंसकर कहा, वहाँ नहीं है चाचा जी, मैं देता हूँ, ठहरो, एक बर्तन रह गया है, मल कर उठता हूँ। संतू निश्चिंत बैठा, कंधों के बीच में सिर झुकाए बर्तन मलता रहा। मनोरमा घुटने के ऊपर अपनी ठोड़ी रखी हुई थी, यानी चिन्ह, दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियां मलती हुई दोनों कोई वार्ता सुनने लगी। दुकानदारों की टांगे कितनी छोटी होती हैं भैया, क्या तुमने कभी देखा है? अपने भाई की ओर कनखियों से देखकर हंसती हुई बोली। जितनी देर वे गद्दी पर बैठे रहते हैं उतना ठीक है, पर जब उठते हैं तो सहसा छोटे हो जाते हैं। इतने छोटी छोटी टांगे। आज मैं एक दुकानदार पर सूटकेस लेने गई थी, यानी लगेज। उठो संतू, चटाई ला दो, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं है, चाचा मंगल सेन ने संतू से आग्रह करने लगे। वहाँ खड़े क्या कर रहे हो मंगल सेन, चलो इधर आओ। उठ संतू, चटाई ले आ। सुनता नहीं तू, इसे कोई बात कहो तो कान में दबा जाता है, माँ बोली। संतू की पीठ पर चाबुक पड़ी। उसी वक्त उठा और जाकर चटाई लाया। माँ जी ने चूल्हे के पास दीवार के साथ रखी 2 थालियों में से एक थाली उठाकर मंगल सेन के सामने रख दी। मैले रुमाल से हाथ पोंछते हुए मंगल सेन चटाई पर बैठ गया। थाली में आज 3 भाजियां यानी सब्जियां थी, वेजिटेबल थी। चपातियां खूब गरम गरम थी। सहसा बाबूजी ने मंगल सेन से पूछा, आज रामदास के पास गए थे, किराया दिया उसने या नहीं? मंगल सेन खुशी में था, उसी तरह चहककर बोला, बाबूजी वह अफीमची कभी घर पर मिलता ही नहीं, कभी नहीं। आज घर पर था ही नहीं। एक थप्पड़ में तेरे मुंह पर लगाऊंगा। तुमने क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? रसोई घर में सहसा सन्नाटा छा गया। माँ ने होठ भींच लिए। मंगल सेन की पुलकन सिहरन में बदल गई, यानी डर में बदल गई। उसने दायां गाल हिलने लगा और जैसे चपेट पड़ने पर सचमुच हिलने लगता है, यानी थप्पड़ पड़ने पर। 6 महीने का किराया उस पर चढ़ गया। और तू क्या करता रहता है? नुक्कड़ में बैठे संतू ने हाथ बर्तनों को मलते मलते रुक गए। भाई बहन फर्श की ओर देखने लगे। हाय बेचारा, मनोरमा ने मन ही मन कहा और अपने पैरों की उंगलियों की ओर देखने लगी। वीर जी का खून खौल उठा। चाचा जी गरीब हैं, इसीलिए तो इन्हें दुत्कारा जाता है, यानी डांटा जाता है।
और पराठा डालो मंगलसेन जी। माँ ने पूछा। मंगलसेन का कौर यानी जो बाइट था वह अभी गले में ही अटका था। दोनों हाथों से थाली को ढकते हुए हड़बड़ा कर बोला, नहीं भौजाई जी बस, जब मेरे यहाँ रहते यह हाल है तो मैं कभी बाहर जाऊँ तो क्या हाल होगा। मैं चाहता हूँ तू कुछ सीख जाए तो किराए का सारा काम संभाल ले, मगर 6 महीने तुझे आए हो गए, तूने कुछ नहीं सीखा। यह वाक्य सुनकर मंगलसेन के सर्द लहू में थोड़ी सी हरारत आई। तो ये लेसन थोड़ा बड़ा है, इसके लिए हम इसके पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। आगे का लेसन जो है वो अगले पार्ट में हम देखेंगे। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना प्लीज़ ना भूलें।